हम लोग कम्युनिटी तक बात कर चुके थे, ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। अब फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ वन का इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम आया कि नहीं आया? वही इकोसिस्टम मतलब कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इंटरेक्शन से क्या होता है? तुम्हारा फ्लो ऑफ एनर्जी और साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हाँ, न्यूट्रिएंट्स क्यों? नाइट्रोजन उठ के दूसरी जगह गया है, फिर वो कॉम्प्लेक्स है, फिर वो सिंपल में कन्वर्ट होगा, ऊपर से अजोट्रोबैक्टर और क्लस्ट्रिडियम तुम्हारा प्रेजेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम में। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिंपल, फिर सिंपल कॉम्प्लेक्स, इस तरह का साइकिल चलते रहता है। दैट इज ऑल अबाउट इकोसिस्टम। बायोम देखो, बायोम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बायोम क्या है? एक्चुअली लार्जली नेचुरल ऑकरिंग कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं। और क्या है उसका मेन वो एरिया है। जैसे एग्जांपल देखो, रेन फॉरेस्ट बायोम या तुंद्रा बायोम, यहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएंगे सबका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। क्या कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तभी ना वहाँ जी पाएंगे। यदि मैं पोलर बायोम के बारे में बात करूँ, यानी कि तुंद्रा के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाएंगे उस इन्वायरमेंट को सस्टेन कर पाएंगे। दैट इज अ बायोम। तो बायोम का मतलब क्या हुआ कि ये नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ योर होल फ्लोरा एंड फौना, यानी कि फ्लोरा एंड फौना, बहुत तरह का फ्लोरा एंड फौना कॉमन मेजर हैबिटेट में पाए जा सकते हैं। नंबर वन। तो जैसे एग्जांपल रेन फॉरेस्ट बायोम, रेन फॉरेस्ट में देखते हो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं कि नहीं होते? बहुत बड़ा कंपटीशन चलता है सनलाइट के लिए, इसलिए बड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल तुंद्रा में, तुंद्रा में देखते हो बर्फ में अलग अलग प्रजाति उसी टाइप के पाए जाएंगे तुमको। और तुम खुद देख लो, डेजर्ट में तुम देख लो किस तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे। उसके बाद फिर ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए लिप्स नहीं होता है उन लोगों के पास। यस, जैसे पतझड़ जो कहते हैं ऑटम सीजन में गिर जाता है ना लिप्स, वो क्यों? इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए। अदरवाइज लिप्स रहेंगे तो फिर ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो यही चीज़ तुम्हारा क्या है? रेन फॉरेस्ट बायोम और तुंद्रा बायोम, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ बायोम हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन थ्रू आउट द बायोम। बायोम में सिमिलर कंडीशन रहता है। अब बायोस्फीयर देख लो, बायोस्फीयर तो हम उस दिन बता ही दिए थे तुमको, ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ है। बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है? कि जहाँ पे लिविंग सस्टेन कर सकता है, दैट इज अ बायोलॉजिकल। और कैसे होता है? इंटरेक्शन के बेस होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, वेरी इजी। ठीक है। और इसमें क्या होता है? सभी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अर्थ में यही तुमको पाए जाते हैं, जहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर तुम्हारा प्रोड्यूस होता है और यही तुम्हारा एनर्जी फ्लो होता है जी, समझे? यहीं पे जो मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ तुम लोग को। उसके बाद देखो अभी जो पढ़े हो तुम लोग कि इकोसिस्टम क्या हुआ, तो इकोलॉजिस्ट अभी तो बता चुके हैं कि इकोलॉजी का मतलब क्या? इंटरेक्शन हुआ तीन तरीके से। दूसरा क्या है? ये भी हो सकता है तुम्हारा स्पीसीज हो सकता है। उसके बाद स्पीसीज के बाद यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया गया, ऑर्गेनिज्म पहले है। उसके बाद क्या है? स्पीसीज है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोम एंड बायोस्फीयर है। तो देखो ये तो तुम्हारा हो गया उस लेवल पे। हाँ, मगर एटम्स लेवल पर बात करोगे तुम तो एटम्स लेवल पर और भी बहुत सारा हो सकता है। मॉलिक्यूल्स हो सकता है, प्रोटोप्लाज्म, क्या है? प्रोटोप्लाज्म समझते ही हो तुम, सेल के अंदर जो पाए जाते हैं। फिर सेल होगा, फिर टिश्यूज होगा, फिर ऑर्गन्स होगा। ऑर्गन से ऊपर तब जाके तुम्हारा ऑर्गेनिज्म आएगा, पॉपुलेशन आएगा, कम्युनिटीज आएगा, इकोसिस्टम आएगा, बायोम्स आएगा, बायोस्फीयर आएगा। उसको और जूम कर दो तो अर्थ आएगा, अर्थ को और जूम कर दो सोलर सिस्टम आएगा, उसको और जूम कर दो तो गैलेक्सी आएगा, गैलेक्सी को और जूम कर दो तो यूनिवर्स आएगा। यानी कि कहाँ से निकला मॉलिक्यूल, छोटा पार्ट से निकला और कहाँ तक गया। यही तो तुम्हारा स्ट्रक्चर है। इसलिए तुम्हारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर बताता है ये, समझे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे लेवल में ऑर्गेनाइज है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? जैसे बच्चा जो जन्मता है कितना होता है? 2 दिन का होता है, 1 दिन का होता है, आस्ते 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 करके फिर वैलेंटाइन डे मनाता है कि नहीं मनाता है? आ रहा है, इसलिए आपको याद दिला रहे थे। अच्छा, इसको ज़्यादा पता होगा ना, खर्चा होगा बाबू, जान लेना। तो तुम जान रहा होगा अंदर अंदर, हम तो मना रहे थे, सब देख रहे हैं ना अभी का लड़का लोग। पहले है कहीं गुलाब खरीद के पानी उनी में नहीं रख दिए हो? गमला लगाया हुआ है। गमला है क्या जी? 5 स्पीसीज है गुलाब का। वाह, ये तो रख देगा, तुम नाम रोशन करेगा। चलो अच्छा है ना, पहले से यदि है तो उसको गुलाब देने का अलग आनंद है, जो बात है, और जो कि अच्छा बात है। यदि नया तुम जा रहे हो वहाँ पे वो करने के लिए, ट्रायल वाला वर्जन कर रहे हो, तो बाबू गुलाब का भी इज्जत रहेगा नहीं रहेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ट्रायल रन फ्लॉप होगा कि है ना? सक्सेस होगा, कौन देखने गया है? और हिट भी होगा तो थोड़ा उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा वो एक सवालिया निशान है। अब घर आएगा ग्लोबल जाएगा, कौन देखने गया? और क्या भरोसा वो
लूप में चले, इकोलॉजी फ्लो में चले, वो न्यूट्रिएंट साइकिल बन जाए, यू नेवर नो। समझ रहे हो, उधर गया बोला वाह व्हाट अ गिफ्ट, और उधर पता पट गया। उधर चिट्ठी का पार्टी हो जाएगा। अच्छा यार। देखो हो सकता है सर। देखो अब हमने एक चीज़ कवर कर दिया, होप सो। अब मैं नया चीज़ लेके आया हूँ। देखो अब इसमें बात करें कि देखो इसमें एक्चुअली हेडलाइंस नहीं दिया गया, मैं तुमको बताना चाहूँगा कि हेडलाइन है क्या। यानी कि इसमें बाबू यही चीज़ है कि कैसे एक ऑर्गेनिजम्स रहने के लिए, इन्वायरमेंट में रहने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं और क्या क्या मतलब चेंज लाना पड़ता है उसको, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो पहला है एडाप्टेशन। देखो तो क्या है एडाप्टेशन का मतलब क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म हर एक इन्वायरमेंट में तो रह नहीं सकता है, तो इन्वायरमेंट के हिसाब से कोप अप करना। जैसे देखते हो ना ठंडी में ब्लैंकेट ओढ़ लेते हो, फिर गर्मी में बाबू गंजी में भी पड़े रहते हो ऐसे करके जीआर के, तो बहुत तरह का बात हो सकता है ना। जैसे अब देखो गर्मी में पूरा गमछी उमछी लगा के एकदम घूम रहा है एकदम स्टाइल में, है ना, रजनीकांत के स्टाइल में, है ना। हम तो ऐसे ही रहते हैं जो बात है, मगर फिर ठंडी में देखो आई बिलीव इन, ठीक है ना, वो वाला गमछी तो मस्त, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। वाह बहुत सबसे बढ़िया पूरा। आई रियली लाइक, वो एक इन्वेंशन है हमारा इंडियंस का गमछी। बताइए कितना बढ़िया है, सबसे बढ़िया है ना। ऐसे खोल लो, मुंह भी पोंछ लो, पहन भी लो। मैं ध्यान रहे ज़्यादा दिन तक नहीं, मैं धोते रहना है उसको। चलो एनीवे एडाप्टेशन देखो, ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स पार्टिकुलर इन्वायरमेंट। सही बात है ना, हर एक जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से उसको एडाप्ट करना पड़ता है। एडाप्टेशन मतलब क्या है कि अपीयरेंस या बिहेवियर और तरीका किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ का, ताकि वो सर्वाइव कर सके कोई भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। करेक्ट बात है ना। एडाप्टेशन मतलब क्या है, इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म। कुछ भी चीज़ हो सकता है, कुछ भी सफलता या कुछ भी प्रयास हो सकते हैं जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है और अपने हैबिटेट में रिप्रोड्यूस कर सकता है। क्यों, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ स्प्रिंग को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, वही प्रजाति आगे जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, आईलेट्स और तुम्हारे स्टमक और हम्प ऑफ कैमल, है ना। देखो आईलेट्स है ना, आई में देखो कैमल्स का आई देखोगे तो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, क्योंकि वो डस्ट जो उड़ के आता है बहुत तेज गति से आता है, डस्ट स्टॉर्म्स, ताकि कुछ हो ना, तो प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके लिए नेचर ने उसको नवाजा है। ले लो आईलेट, तो उससे क्या होता है कि लंबा लंबा डिस्टेंस जाता है, वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स आता है, फिर भी बच जाता है बिकॉज ऑफ द एडाप्टेशन। नंबर वन स्टमक है जी, पेट में वो क्या, पेट में पानी रखा है वो, है ना। हम्प में तुम्हारा पानी रखा है, पेट में वो फैट रखता है, हम्प में तुम्हारा वाटर रखता है, तो यानी कि बेस्ट एडाप्टेशन है कैमल के लिए, नंबर वन। दूसरा देखो, जैसे ही वाइन ट्रीज ग्रोज हायर द जिराफ नेक गॉट लॉन्गर। जैसे ट्रीज बड़े बड़े होते हैं तो जिराफ ऐसे देखने के चक्कर में, ऐसे ऐसे करते देखने के चक्कर में लंबा हो जाता है वो फिर, यस, इसलिए गर्दन, तुम्हारा गर्दन उसका बड़ा हो जाता है, समझे ना। जैसे कि बहुत सारे प्लांट डेजर्ट एनिमल्स जैसे ओप्टिया है, ओपेंटिया है, जिसमें लीव्स ही नहीं रहते। लीव्स वही बोले थे ना कि तुम्हारा वो ट्रांसपिरेशन से वो करने के लिए, बचने के लिए। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। क्योंकि देखो अब मेरे पास वाटर की कमी है, डेजर्ट में वाटर कमी है कि नहीं है। अब वाटर बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। अब यदि प्लांट्स में यदि लीव्स रहेगा तो वाटर है वो वेपर में बन के उड़ जाता है बाहर, समझे ना। तो इसलिए क्या करता है, लीव्स को वो डीजेनरेट कर देता है, लीव्स को ख़त्म कर देता है, शेड कर देता है। वो शेड मतलब निकल जाता है वहाँ से। तो वही कहा जा रहा है कि बहुत सारे तुम्हारे डेजर्ट प्लांट्स जैसे ओपेंटिया है जिसमें लीव्स नहीं रहते हैं, यानी कि दे आर रिड्यूस टू द स्पाइन्स ओनली। स्पाइन्स में छोटे 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 कांटा की तरह बस रहता है, समझे ना। और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो तुम्हारा दूसरा स्टीम्स प्रोसेस करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में प्रोसेस किसका है, लीफ का है, मगर फिर भी तो उसको जद्दोजहद करना है। लीव्स है नहीं तो लीव्स का काम स्टीम्स करता है। और ये लेस लीव्स होने का कारण क्या है, ताकि वहाँ पे ज़्यादा एरिया ना मिल सके ट्रांसपिरेशन के लिए। अदरवाइज ज़्यादा एरिया मिलेगा ट्रांसपिरेशन के लिए तो जो भी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स वो सब वेपर बन के उड़ जाएगा और वो वहाँ प्रजाति सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कैक्टस के साथ भी रामानंद जी यही है, इसलिए कैक्टस में आपको कांटा उड़ा दिख जाता है। यस मोबाइल बिल्कुल वही। अब देखो नंबर वन, यानी कि जद्दोजहद में जो लगा हुआ है, पहला प्रोसेस क्या है, एडाप्टेशन। दूसरा देखो एक्लिमेटाइजेशन, ये मैंने रामानंद जी आपको ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। जैसे देखो वी नीड टू, आप देखो जैसे तुम हिमालयस गए,
हाँ, जैसे एग्जांपल तुम गए लेट से उत्तराखंड गए, ऊपर चढ़ोगे तो बाबू ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो क्या हुआ, लंग्स तुम्हारा वो फेफड़ा जवाब दे देगा, है ना। तो अब पहली बार तुम जाओगे ऊपर विजिट करोगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रिस्पिरेशन प्रॉब्लम, कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद क्या होगा, तुम स्टेबल हो जाओगे। इसका मतलब जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं आया है, फिर प्लेन एरियाज में जाओगे तो फिर नॉर्मल हो जाओगे। यानी कि जहाँ से हम रहते हैं वहाँ फिर मैच कर जाता है हमारा, यानी कि टेम्पररी टाइम तक हमारा बॉडी रेगुलेट कर लेता है, ब्लड प्रेशर सब कर लेता है, उतना हमारे बॉडी तो है, बॉडी का मैकेनिज्म है वैसा हम लोग का, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि एक्यूमुलेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन्स, आफ्टर सम डेज आवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज कंडीशन ऑन द हाई माउंटेन। कोई दिक्कत नहीं है, बता दिए हैं चीज। देखो अब जो सच स्मॉल चेंजेस जो आए हैं आपके पास शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, ठीक है, ये इसलिए आए ताकि आप सराउंडिंग का जो भी डिफिकल्टीज है उसको कोप कर सके, इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेटाइजेशन। अब फिर हम प्लेन एरिया में आ जाएंगे तो फिर वो चीज़ खत्म हो जाएगा। अब प्लेन एरिया में आओगे तो जो प्लेन एरिया में तुम्हारा हैबिट था वो फिर से रिकवर हो जाएगा। होप सो समझ में आ गया। तो एक्यूमुलेटाइजेशन का मतलब क्या कि टेम्पररी चेंजेस होता है बॉडी में। हाँ बोलो, नहीं समझे? ऑफिस का फाइल याद आ रहा था। देख जैसे मान लो कि तुम ऊपर गया, डलहौजी गया, हाँ डलहौजी हिल एरियाज का नाम है, तुम ऊपर गया, हाँ तो तुम ऊपर गया तो तुम अगमना शुरू कर दिया, ठीक इस तरह, ठीक है ना। क्यों ऐसे? क्योंकि तुमको ऑक्सीजन की जरूरत है, लंग्स फेफड़ा ऊपर फूल रहा है तुम्हारा, हाँ लॉस, क्योंकि ऑक्सीजन का एक तो मात्रा बहुत कमी है, जितना हायर अल्टीट्यूड में जाओगे उतना कम होगा तुमको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, उसका लेयर कम हो जाएगा ना, तो यू विल गेट लेस ऑक्सीजन। आप समझो बात को, लग रहा है कि अब ये तुमको लेस ऑक्सीजन मिल रहा है। तो अब क्या हुआ, तो फिर देखेगा कुछ दिन बाद तुम एज इट इज हो जाएगा तुम्हारा बॉडी, क्योंकि उस सिस्टम को एडॉप्ट कर लेगा। तो यानी कि वहाँ भी रह सकते हो तुम अच्छे से। अब फिर तुम प्लेन स्टेशन में आओगे तो फिर नॉर्मल हो जाओगे पहले जैसा। तो यानी कि टेम्पररी चेंजेस हुआ इन्वायरमेंट के देखते हुए, ये कोई जेनेटिक चेंज नहीं हुआ। जेनेटिक मतलब क्या है कि पुच्छर आ जाना, पूरा अलग चेंज हो जाना, यानी कि जीन लेवल पे चेंजेस नहीं होता है ये, ठीक है ना। ये खाली बाहरी चेंज है। क्यों चेंज है? ताकि तुम अनफेमिलियर जो इन्वायरमेंट है उसको कोप अप कर सको। समझ में आ गया ना? आगे देखो एवोल्यूशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं तो तुम्हारा ये डार्विन थ्योरी स्टार्ट होता है। मैंने पहले ही बताया था, पहले ये बात समझो। देखिए रामानंद जी, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा उदाहरण दिया था पहले, याद है आपको? सुनो, मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे मान लीजिए कि एक एनिमल्स है, सुनो यहाँ पे देखना, एक प्लांट है, एक पौधा है, और एक तुम्हारा क्या पैरासाइट है, या कोई भी उसको खाने वाला तुम्हारा कोई भी इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट आया प्लांट को खाने के लिए, तो प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेगा, तो टॉक्सिन छोड़ दिया। ये भी एंटीटॉक्सिन अपना एलिमेंट जनरेट करेगा कि वो खा के भी वो रह सके। तो ये जद्दोजहद चलते रहता है। क्यों? क्योंकि प्लांट को भी जीना है, इंसेक्ट को भी जीना है। ये जीने के चक्कर में इसको तुम लाइन आगे खींच दोगे तो नए प्रजाति आ जाएंगे, क्योंकि इसने कुछ चेंज किया अपने में, फिर इसने चेंज किया, फिर उसके बाद इसने चेंज किया, फिर इसने चेंज किया। ये चेंज करते 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 यू गेट टोटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया ना जी? ये इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। और ये क्या डार्विन थ्योरी का दिया हुआ चीज है। तो बोला कि इवोल्यूशन इज अ चेंज विच गिव राइज टू न्यू स्पीसीज। समझ गए ना? ये चेंज है जिसके वजह से नए नए स्पीसीज आते हैं, कंपटीशन हो रहा है वो सर्वाइव करने के लिए। नंबर 1 इट हैपेंस, क्यों? ताकि ऑर्गेनिज्म बेटर सूट कर सके प्रेजेंट इन्वायरमेंट के लिए। सब तो जदोजहद कर ही रहा है प्रेजेंट इन्वायरमेंट में रहने के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। इवोल्यूशन, अब देखो इवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, स्पेसिफिकेशन, यानी कि नया स्पीसीज फॉर्म होने लगता है। अभी बताए ना, बताओ वो ओरिजिनली प्रिमिटिव स्टेज में वो प्लांट कुछ और था, बस जद्दोजहद में जो लगा, अब बाद में जब पता चला कि 200 साल 300 साल बाद वो अलग ही बन गया। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम आए पहले हम होमो आर्काइक थे, है ना, होमो हैबिलस थे, है ना, अब बाद में जाकर होमो सेपियंस बने, उसके बाद तुम्हारा होमो सेपियंस बने। तो क्या है, अभी होमो सेपियंस। तो क्या हुआ, हमने भी चेंज किया कि नहीं किया? पहले ऐसे करके चलते थे बंदर की तरह, फिर हम ऐसे हुए, और फिर हमारा पुच्छर गया, गायब हुआ। तो बहुत सारा चीज घटा ना जी, जो आवश्यकता नहीं है वो आस्ते आस्ते बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। यदि ह्यूमन बॉडी, और अभी तुम देखोगे तो ह्यूमन बॉडी बेस्ट फॉर्म में है। अभी क्या, वैदिक काल से ही बेस्ट फॉर्म में आ गया था,
ठीक से हिस्ट्री को पढ़ोगे तो, जो तुम्हारा हेलोसीन और तुम्हारा जो प्लेटोसीन वाला जो एज था, जैसे ही गर्मी वाला पीरियड आया, हेलोसीन वाला जो पीरियड आया, उसी से तुम्हारा क्या है कि ऑर्गेनिज्म ऑल टुगेदर होमोसेपियंस क्रिएट हुए हैं। यानी कि होमोसेपियंस आज का फिनोमेना नहीं है, ये फिनोमेना नहीं भी तो कम से कम तुम्हारा इधर 2000 साल हुआ है, 2000 साल पीछे कर दो, बहुत बहुत 4-5-10,000 साल पहले का बात है, समझे। होमोसेपियंस, इसको मैं तुमको हिस्ट्री में बताऊंगा, हिस्ट्री में, हाँ एंशिएंट हिस्ट्री। हम लोग सेम नहीं, हिंदू सभ्यता बोल रहे हो ना, इंडस बोल रहे हो, सिंधु इंडस ना। इंडस तुमको पता है वैदिक जो पीपल थे, जो वैदिक पीपल कहा जाता है, जिसको बाद में तुम्हारा इंडस से ही गया है, वो सेम हूबहू हम लोग की तरह ही दिखता था एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि उसका डेट रिमेन्स पाया गया है, सेम हूबहू हम लोग की तरह ही दिखता था, जैसे जिस तरह का हम लोग का कलर है ना, ऐसे ही बिल्कुल, कोई अलग नहीं है। वही तुम्हारा जूम करके इतना 1.25 करोड़ देशवासी हुआ इधर का, तो यानी कि वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो आज हम दिखते हैं वो बहुत पहले ही आ गया था क्योंकि बहुत समय लगता है चेंजेस आने में ह्यूमन बीइंग में। अभी भी सर बहुत सारा ट्राइब्स होता है, बिल्कुल वो अलग अलग, जैसे स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जैसे बहुत ट्राइब है, जैसे तुम्हारा मान लो कि ऊपर से आया टिबेटन मंगोलाइट ट्राइब है, तुम्हारा मंगोलिया जो आया थोड़ा डिफरेंट लगेंगे देखने में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा डिफरेंट लगते हैं देखने में लोग, है कि नहीं है, वो ट्राइब है, पहले से अलग जगह पे आ रहे हैं, तो वो आएंगे तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना। अब जानते हैं इकोटोन के बारे में, बताइए इसके बारे में क्या नहीं क्लास में चर्चा हुआ था, कितना कुछ बता दिया गया था इसके बारे में पहले ही, है ना, था ना रेगा था तुम। इकोटोन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन टू एरियाज। अब टू एरियाज मतलब क्या हुआ है, एक एरिया आपका कौन सा है, एक एरिया आपका इक्वेटिक वाला है और एक एरिया आपका कौन सा है, टेरिस्टेरियल है, दोनों बीच का जो ट्रांजिशन है उसी को हम इकोटोन कहते हैं। और इकोटोन बहुत कुछ हो सकता है, इसका फिगर भी बता दिए थे, याद करो, ठीक है ना। इसका मतलब ये वो जगह है जहाँ पे दो कम्युनिटी, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं और इंटीग्रेट होते हैं। एग्जाम्पल वेटलैंड है, बेस्ट एग्जाम्पल वेटलैंड है। दूसरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, वो भी तुम्हारा इकोटोन, मरीन और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम को बताया। मरीन क्या, क्योंकि तुम्हारा ओशन से मैच कर जाएगा इकोटोन, ये इकोटोन तुम्हारा ये मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ मैच कर जाएगा। ग्रासलैंड है, क्यों ना हो, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में हो तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ईस्चुरी बताओ, ईस्चुरी के बारे में हमेशा बताते हैं। ईस्चुरी मतलब यहीं पे तुम्हारा ब्रैकिश वाटर के बात में, ब्रैकिश वाटर के बारे में बात आता है। ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या है कि सॉल्टी वाटर भी है और अच्छा वाटर भी है, फ्रेश वाटर भी है, दोनों कॉम्बिनेशन हुआ तो ब्रैकिश वाटर हो गया। तो यू विल गेट इन ईस्चुरी, ईस्चुरी मिलते हैं, ये सभी इकोटोन का रिप्रेजेंटेशन है। तो इकोटोन समझ में आया ना जी, दो अलग अलग इक्वेटिक हो और टेरिस्ट्रियल, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है। देखो सबसे खासियत बात क्या है कि इकोटोन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, पनपने पे, रहने के, फलने फूलने के लिए। क्यों? क्योंकि टेरिस्टोरियल में जो रह सकता है और जो इक्विटी में रह सकता है, ये दोनों चीज़ यहाँ पे रह सकते हैं और साथ साथ यहाँ के और भी रहेंगे ऑर्गेनिजम्स। और उसका मैंने मैप बताया था, देखना मैप भी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और यहीं पे बात होता है एज इफेक्ट का, एज स्पीसीज का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। तो बोला कि चूंकि ये जोन ऑफ ट्रांजिशन है तो इसका जो कंडीशंस होगा इंटरमीडिएट होगा, इक्विटी का भी होगा और साथ साथ टेरिस्टोरियल का भी होगा, है ना। तो वेल डेवलप्ड जो इकोटोन होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंटली इंटायरली डिफरेंट होते हैं ये कम्युनिटीज। तो मैंने क्या बोला कि कुछ कम्युनिटी यहाँ भी पाए जा सकते हैं, कुछ इसका यहाँ भी पाया सकता है और कुछ तो यहीं रहने वाले होते हैं। इसलिए जो डेंसिटी होगा ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा होगा इकोटोन में, होप सो। देखो इसी को बोलते हैं एज इफेक्ट। एज का मतलब होता है, बोलते हैं ना यू हैव कॉम्पिटिटिव एज बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। तुम्हारे नॉलेज की वजह से तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव एज है, यानी कि तुम्हारे पकड़ ज़्यादा होना, तो इसलिए एज इफेक्ट है, यानी कि पकड़ है ज़्यादा बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन जोन, नंबर 1। और पकड़ ज़्यादा होने की वजह से जो स्पीसीज ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, उसी को एज स्पीसीज कहा जाता है। तो देख लो बात को, sometimes the number of species and population density of some of the species in the ecotone is much greater than either community। either community का मतलब क्या हुआ, एक टेरिस्टोरियल और एक इक्वेटिक, इसी को बोलते हैं एज इफेक्ट। द ऑर्गेनिजम्स विच अकर प्राइमरली और मोस्ट एबंडेंटली इन दिस जोन, जो ज़्यादा रहते हैं इस जोन में उसी को एज स्पीसीज कहा जाता है। आगे देख लो, लास्ट वन है देखो मॉड्यूल, इसमें देखो लैंड जोन देखो और ट्रांजिशन जोन देखो और एक्वेटिक जोन देखो। तो देखो नंबर ऑफ स्पीसीज का ग्राफ कितना बढ़ रहा है वहाँ पे, अचानक बढ़ गया ना, फिर इक्विटिक में आया तो फिर ग्राफ नीचे घट गया, समझ गए ना बात को। और उसके बाद देखो तुम ए और बी देख लो, एक ए मान लो तुम्हारा इक्विटिक है, बी मान लो टेरिस्टोरियल है।
जो ए में पाया जाता है, जो बी में पाया जाता है, वो भी पाया जाएगा तुम्हारा बीच वाला एरिया में, कॉमन एरिया में, ये कॉमन वाला एरिया में पाया जाएगा। साथ साथ कुछ कुछ नए भी रहेंगे। तो देखो 3 स्पीसीज तुम्हारा ए वाला ब्लॉक में पाया जा रहा था, 3 स्पीसीज तुम्हारा बी वाला ब्लॉक में पाया जा रहा था, मगर जो कॉमन एरिया है, यानी कि जो तुम्हारा कॉमन एरिया है, उसमें तुम्हारा 9 स्पीसीज पाया जा रहा है। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यही हुआ कि एज इफेक्ट की वजह से एज स्पीसीज पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एरिया है और ये फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। समझ गए ना?